Good morning, students, and welcome to biology class. Today, we are going to study a new lesson, lesson number 4, molecular basis of inheritance. And you are familiar about this word, inheritance. We had already discussed this term, inheritance, in our previous lesson, lesson number 3, inheritance and variations. The definition of inheritance is transmission of genetic information from generation to generation, or transmission of genetic information from generation to generation is termed as or is called as inheritance. In that lesson, we had studied about inheritance and the variations that occur due to the crossing over. Now, in this chapter, we will study about the molecular basis of inheritance. Dear student, आज हम नया लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के बारे में आपको पता है, जो हम लेसन नंबर 3 में इसको डिस्कस कर चुके हैं. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये एक्चुअल इनहेरिटेंस रहेगा. आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है. नाउ लुक एट हियर, यू आर हैविंग फ्यू क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, can you recall? The first question, what is nucleic acid? Then, as you know, it is a chemical substance which is present in the nucleus, and this chemical substance that is present in the nucleus is later called as nucleic acid. Nucleic acid न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक सब्सटेंस है जिसको डिस्कवर किया गया था एज ए केमिकल सब्सटेंस. बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड? आपको बताना है, सोचना है इसके कितने टाइप्स है. इसके 2 टाइप आते हैं, RNA एंड DNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड and deoxyribonucleic acid. Now third question, what are the functions of nucleic acid? तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि these are responsible for the inheritance of traits. ये कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, what is the differences between DNA in prokaryotes and eukaryotes? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है समझना पड़ेगा. प्रोकैरियोट्स मीन्स इज अ टाइप ऑफ सेल, और इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल which do not contain membrane bond nucleus, and eukaryotes means it is a type of cell which contains membrane bond nucleus. Now second thing, come back to this question, difference between DNA and DNA in prokaryotes and eukaryotes. तो बहुत सिंपल इसका आंसर रहेगा कि DNA यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेगा. प्रोकैरियोट्स में जो DNA रहेगा वो ओपन कॉइल्ड विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्ड रहेगा. Now, our first topic of this lesson 4.1, that is discovery of DNA. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. Modern understanding of DNA has evolved from the discovery of nucleic acid to the development of the double helix model in 1869.
ये जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है डीएनए की, इसको इवॉल्व किया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बाद, और इसके लिए डबल हेलिक्स का मॉडल प्रपोज किया गया 1869 में। फ्रेडरिक मीचेस्टर began working with white blood cells which are the major component of pus from infection। फ्रेडरिक मैचेस्टर ने पस सेल पर स्टडी की, और पस सेल की स्टडी के साथ उसने ये मालूम किया कि जो WBC है वो एक्चुअल मेजर कंपोनेंट है पस सेल का। ही कलेक्टेड द लॉट ऑफ पस from bandages at the local hospital and he used a salt solution to wash the pus of the bandages। उसने बहुत सारे बैंडेजेस को कलेक्ट किया लोकल हॉस्पिटल से, उनको वॉश्ड ऑफ किया सॉल्ट सॉल्यूशन से, and when he added a weak alkaline solution to the cell, the cells lysed and nuclei precipitated out of the solution। जब उसने उसको वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन से उसको उसमें ऐड किया, तब उसने देखा कि वो जो सेल्स है वो लाइज्ड हो रहे हैं, मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है, और न्यूक्लियाई प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं उस सॉल्यूशन से, यानी न्यूक्लियाई का प्रेसिपिटेशन होगा और वो सेल लाइज्ड मीन्स ब्रेक डाउन होंगे। एंड फ्रॉम द सेल न्यूक्लियाई ही आइसोलेट अ यूनिक केमिकल सब्सटेंस टू विच ही कॉल्ड न्यूक्लिन। और उसने फिर न्यूक्लियाई को कलेक्ट किया, उससे एक यूनिक केमिकल सब्सटेंस निकाला, एक यूनिक केमिकल सब्सटेंस आइसोलेट किया, अलग किया, और फिर उसको नाम दिया न्यूक्लिन। केमिकली न्यूक्लिन हैज़ हाई फॉस्फोरस कंटेंट, और केमिकली जब उसको चेक किया गया तो उस न्यूक्लिन के अंदर हाई फॉस्फोरस कंटेंट प्रेजेंट था। मोर ओवर इट शोज़ acidic properties, hence it was named as nucleic acid। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो केमिकल सब्सटेंस है जिसको फ्रेडरिक मीचेस्टर ने न्यूक्लिन का नाम दिया, वो एक्चुअल एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब आपके इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड। फ्रॉम दिस पैरा आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट, बाय द अर्ली 1900 सेंचुरी वी न्यू दैट द मिक्सचर्स न्यूक्लिन वाज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जैसे ही 19 सेंचुरी की बिगनिंग हो गई, अर्ली 19 में हमने ये मालूम किया कि ये जो मिक्सचर है जिसको न्यूक्लिन बताया गया, मिक्सचर ने न्यूक्लिन कहा है फ्रेडरिक मिक्सचर ने, वो एक्चुअल में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मिक्सचर है। एंड देयर आर द टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। और इस तरह से हमको पता चला कि न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप हैं, DNA एंड RNA। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। गॉट इट स्टूडेंट? फ्रेडरिक मिक्सचर नाम आपको याद रखना है। द जेनेटिक मटेरियल इज अ DNA। डियर स्टूडेंट, DNA is a genetic material. Look at here. By the early 90s, the geneticists knew that genes control the inheritance of traits, and that genes are located on chromosome, and that chemically chromosomes are mainly composed of DNA and proteins। 19th सेंचुरी के बिगनिंग में जेनेटिसिस्ट ने ये पता लगाया कि एक्चुअल जो जीन्स होते हैं वो ट्रेट्स को इनहेरिट करते हैं, और ये जीन्स एक्चुअल क्रोमोसोम पर लोकेट होते हैं। एंड क्रोमोसोम जो है केमिकली और मेनली कॉम्पोज्ड है DNA और प्रोटीन से, यानी क्रोमोसोम्स DNA और प्रोटीन के बने हुए हैं। इनिशियली मोस्ट जेनेटिसिस्ट
thought that the proteins are large complex molecule and store information needed to govern cell metabolism. और बहुत सारे जेनेटिसिस्ट का ये थॉट था कि प्रोटीन जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को और जो सेल के मेटाबॉलिज्म को गवर्न करेंगे, एंड हेंस इट वाज एज्यूम्ड दैट प्रोटीन कॉज्ड द वेरिएशंस ऑब्जर्व विद इन स्पीसीज। और ये एज्यूम किया जाता था कि प्रोटीन वेरिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं किसी भी स्पीसीज के। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, DNA thought to be small simple molecule whose composition varied little among species। और दूसरा जो DNA था वो एक्चुअल स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल था, उसका कॉम्पोजिशन अलग अलग था स्पेसीज के अंदर। एंड ओवर द टाइम दीज आइडियाज़ अबाउट DNA वेर शोन टू बी रॉन्ग। और जैसे टाइम गुज़रता गया उसके साथ साथ DNA का ये आइडिया, DNA के बारे में ये रॉन्ग होता गया। इनफैक्ट DNA मॉलिक्यूल आर लार्ज एंड वेरी ट्रेमेंडसली विद इन एंड एमंग स्पेसीज। और DNA मॉलिक्यूल ये लार्ज मॉलिक्यूल भी रहा है, वेरी मीन्स डिफरेंट, ट्रेमेंडसली डिफरेंट विद इन एंड अमंग स्पेसीज। और ये स्पेसीज के अंदर भी और स्पेसीज के डिफरेंट स्पेसीज के लिए ये डिफरेंट रहा है। एंड वेरिएशंस इन द DNA molecule are different than the variation in shape, electrical charge and function shown by protein. So it is not surprising that most researchers initially favored protein as the genetic material। और कुछ रिसर्च के बाद जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस इन DNA, उसको मालूम किया गया कि वेरिएशन इन द DNA मॉलिक्यूल आर डिफरेंट देन द वेरिएशन इन शेप। और जो DNA का वेरिएशन है उसको शेप, इलेक्ट्रिकल चार्ज और फंक्शन जो शोन किया जाता है प्रोटीन का, उससे उसको कंपेयर किया गया। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, और ये सरप्राइजिंग नहीं था कि जो रिसर्चर्स है, मोस्ट रिसर्चर्स इनिशियली फेवर्ड प्रोटीन एज द जेनेटिक मटेरियल। और बहुत सारे रिसर्चर्स ने इनिशियली तौर पर प्रोटीन को फेवर किया एज ए जेनेटिक मटेरियल। बट ओवर ए पीरियड ऑफ roughly 25 years, geneticists became convinced that DNA and not protein was the genetic material। और 25 years तक roughly इतना टाइम पीरियड लगा जब जेनेटिसिस्ट को ये मालूम हुआ कि एक्चुअल DNA जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नॉट है, नहीं है। ओके, एंड लेट अस स्टडी 3 important contributions that help cause this shift of opinion। और यहाँ पर कुछ 3 important contributions दिए गए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि DNA genetic material है। First one, look at here, Griffith experiment। In 1928, a British medical officer, Frederick Griffith, performed an experiment on the bacterium Streptococcus pneumoniae that cause pneumonia in humans and other mammals। 1928 में एक मेडिकल ऑफिसर है जो ब्रिटिश के हैं, उन्होंने या फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक बैक्टीरिया या बैक्टीरियम पर जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और ये निमोनिया डिसीज़ कॉज करता है ह्यूमंस एज वेल एज अदर मैमल्स में। ग्रिफ्थ यूज 2 स्ट्रेन्स और 2 जेनेटिक वेराइटीज़। ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 स्ट्रेन या 2 जेनेटिक वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया स्ट्रेप्टोकोकस के, एंड टू फाइंड अ क्योर फॉर निमोनिया, और निमोनिया के क्योर को फाइंड करने की कोशिश की, विच वॉज अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ एट दैट टाइम। और उस वक्त में निमोनिया से डेथ ये बहुत ही कॉमन था कि इससे बहुत सारे लोगों की या मैमल्स की डेथ होती थी। द 2 स्ट्रेन्स यूज्ड वेयर, और ग्रिफ्थ ने जो 2 स्ट्रेन यूज़ किए थे, फर्स्ट वायरुलेंट, स्मूथ, पैथोजेनिक एंड एनकैप्सुलेटेड एस टाइप। जो उसने पहला स्ट्रेन लिया था वो वायरुलेंट था, यानी ज़्यादा
इफ़ेक्टिव, ज़्यादा डिसीज़ कॉजिंग, एंड ये स्मूथ था, एंड पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मीन्स ये डिसीज़ कॉज कर सकता है, एंड एनकैप्सुलेटेड यानी इसके ऊपर एक कैप्सूल या एक कोटिंग प्रेजेंट थी। और दूसरा स्ट्रेन यूज़ किया था ग्रिफ्थ ने नॉन वायरुलेंट, जो वायरुलेंट नहीं था, उतना ख़तरनाक नहीं था। वायरुलेंट यानी ख़तरनाक, और नॉन वायरुलेंट मीन्स उतना ख़तरनाक नहीं था बट ये रफ था, और नॉन पैथोजेनिक यानी डिसीज़ भी कॉज नहीं कर सकता था, एंड नॉन कैप्सुलेटेड था। उसने दो स्ट्रेन लिए थे, फर्स्ट एस टाइप एंड सेकेंड आर टाइप। एस मीन्स ये स्मूथ के लिए यूज़ किया गया है, वायरुलेंट, स्मूथ, पैथोजेनिक एंड एनकैप्सुलेटेड, एंड आर टाइप मीन्स rough, non-virulent, non-pathogenic and non-capsulated. Now Griffith conducted 4 experiments on these bacteria. First, when he injected the bacteria of strain R to a mice, the mice survive because it did not develop pneumonia. पहले उसने क्या किया, आर स्ट्रेन को लिया जो नॉन वायरुलेंट है, और इसको माइस के अंदर, चूहे के अंदर इसको इंजेक्ट किया। इससे चूहे को निमोनिया भी नहीं हुआ और वो मरा भी नहीं। उसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट रहा है कि व्हेन ही इंजेक्ट बैक्टीरिया ऑफ एस स्ट्रेन टू अ माइस, द माइस डेवलप्ड निमोनिया एंड डाइट। और जब उसने एस स्ट्रेन दूसरे माइस को दिया तब वो माइस मर गया, क्योंकि एस ये असल में वायरुलेंट टाइप है। एस टाइप वायरुलेंट है, ख़तरनाक है, और पैथोजेनिक यानी डिसीज़ कॉजिंग। इससे उस चूहे की, माइस की डेथ हो गई। नेक्स्ट, इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट ही इंजेक्ट हीट किल्ड स्ट्रेन एस बैक्टीरिया टू माइस, वंस अगेन द माइस सर्वाइव। तीसरी बार उसने एस टाइप ऑफ यानी वायरुलेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन को लिया, लेकिन उसको हीट किल्ड किया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस में निमोनिया डेवलप नहीं हुआ और वो नहीं मरा, यानी वो सर्वाइव कर गया। एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने मिक्स्ड किया हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को विथ द लाइव बैक्टीरिया ऑफ द स्ट्रेन आर एंड इंजेक्टेड टू माइस। उसने क्या किया, जो वायरुलेंट एस टाइप है इसको हीट किल्ड करके इसको मिक्स किया नॉन वायरुलेंट आर टाइप से, आर टाइप स्ट्रेन से, और दोनों के मिक्सचर को जब उसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, द माइस डाइड, और वो चूहा मर गया। एंड ग्रिफ्थ, look at here, recovered the large number of live strain S bacteria from the blood of dead mice। और उसने बहुत सारे एस टाइप के, बहुत सारे एस स्ट्रेन और एस टाइप ऑफ स्ट्रेन को या बैक्टीरिया को उस डेड माइस के ब्लड से रिकवर किया। नाउ इन दीज 4 एक्सपेरिमेंट समथिंग हैड cause harmless strain R bacterium to change into deadly S strain bacterium। और इन 4 एक्सपेरिमेंट्स में कुछ तो भी ऐसा था जो हार्मलेस R स्ट्रेन है उस बैक्टीरियम को चेंज कर रहा था डेडली S स्ट्रेन में। ग्रिफ्थ शोड दैट द चेंज वाज जेनेटिक, और उसने ये बताया कि ये चेंज जेनेटिक था। ही सजेस्ट दैट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम हीट किल्ड स्ट्रेन S bacterium had some He suggested that genetic material from heat-killed strain S bacterium had somehow changed the living strain R bacterium into strain S bacterium। और उसने ये सजेस्ट किया कि कुछ तो भी है जो एक्चुअल हीट किल्ड एस स्ट्रेन एस बैक्टीरियम को चेंज कर रहा है, और जो हीट किल्ड है और जो स्ट्रेन आर बैक्टीरियम को स्ट्रेन एस बैक्टीरियम में कन्वर्ट कर रहा है। यानी हीट किल्ड एस बैक्टीरियम है, बट जो स्ट्रेन आर बैक्टीरियम है उसका कन्वर्शन लाइव स्ट्रेन ऑफ एस बैक्टीरियम में हो रहा है। ग्रिफ्थ कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरियम मस्ट हैव टेकन अप टू what he called transforming principle from the heat killed S bacterium। और उसने फाइनली ये कंक्लूड किया
कि एक्चुअल आर स्ट्रेन कुछ तो भी टेकन अप कर रहा है एस हीट किल्ड एस बैक्टीरियम से, और इसको उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, एंड विच अलाउ आर स्ट्रेन टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू स्मूथ कोटेड बैक्टीरियम एंड बिकम वायरुलेंट। और यही वो मटेरियल, यही वो चीज़ है जो एक्चुअल आर जो नॉन वायरुलेंट है उस स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज कर रहा है स्मूथ कोटेड बैक्टीरियम में जो कि वायरुलेंट है। आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, लुक एट हियर। यहाँ पर ग्रिफ्थ के 4 एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट केस में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्चुअल रफ स्ट्रेन आर है, दूसरे केस में स्मूथ स्ट्रेन एस टाइप है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में माइस लाइव है और यहाँ पर डेड है। फिर थर्ड केस में हम देख सकते हैं कि हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है, तो उसमें भी ये अलाइव है। एंड द फोर्थ वन रफ स्ट्रेन हीट किल्ड एंड स्मूथ स्ट्रेन, यानी रफ और हीट किल्ड स्मूथ दोनों का मिक्सचर है। इस मिक्सचर को जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो फोर्थ केस में अगेन माइस डेड हो गया, उसकी डेथ हो गई। इससे एक्चुअल उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रपोज किया और कंक्लूड किया कि आर स्ट्रेन कुछ न कुछ एस स्ट्रेन बैक्टीरियम से लेकर आर ट्रांसफॉर्म हो रहा है एस वायरुलेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन के अंदर। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एवरी मैककार्टी एंड मैक्लॉइड्स एक्सपेरिमेंट। 3 साइंटिस्ट है, एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लॉइड। Ostwald T. Avery, Colin M. MacLeod, and Maclean McCarthy. In 1944, after some 10 years of the research and experiment, US microbiologist Ostwald T. Avery, Colin M. MacLeod, and Maclean McCarthy first evidenced to prove the DNA is a genetic material and through the experiment। 10 साल के बाद 1944 में जो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद 3 साइंटिस्ट ने रॉकफेलर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में ये ऑब्जर्व और प्रूव किया जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, या जिसके थ्रू एक्चुअल एविडेंसेस प्रूव किए गए कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है, एंड द प्यूरिफाइड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड अदर मटेरियल, उन्होंने प्यूरिफाई किया डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को और अदर मटेरियल्स को फ्रॉम अ सेल एंड फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ एस सेल और एस स्ट्रेन एंड मिक्सड विथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर सेल्स सेपरेटली टू कंफर्म विच वन could transform living R cell into S cell। उन्होंने R और S cell टाइप या R स्ट्रेन और S स्ट्रेन को लिया और उसके साथ साथ उन्होंने सेल से DNA को, RNA को, प्रोटीन को और अदर सब्सटेंस मटेरियल को सेपरेट किया और इनको एक के बाद एक बारी बारी हर स्ट्रेन के साथ उनको मिक्स किया। S सेल के साथ, हीट किल्ड S सेल के साथ, R सेल्स के साथ सेपरेटली कंफर्म करने के लिए कि कौन सा मटेरियल एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है कि जो आरएनए को ट्रांसफॉर्म करता है एस टाइप में या एस स्ट्रेन में। एंड उन्होंने कंक्लूड किया ओनली डीएनए वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म हार्मलेस स्ट्रेन आर इनटू डेडली स्ट्रेन एस। एंड फाइनल उनका कंक्लूजन था कि ये जो हार्मलेस स्ट्रेन आर है ये कन्वर्ट हो रहा है डीएनए के थ्रू हार्मफुल और डेडली स्ट्रेन एस में। Got it, student? Now look at here. They also discovered that the protein digesting enzyme proteases, RNA digesting enzyme RNases, and these did not affect the transformation, so the transforming substance was neither a protein nor DNA।
उन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएजेस और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएजेस इफ़ेक्ट नहीं करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी इसलिए वो सब्सटेंस ना ही प्रोटीन हो सकता है और ना ही आरएनए हो सकता है। डीएनए डाइजेस्टेड विथ डीएनएज डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन, और डीएनए डाइजेस्टेड जो एंजाइम है डीएनएज एंजाइम, इसके थ्रू डीएनए एक्चुअली इनहिबिट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, एंड सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज्ड the transformation, and these experiments prove that the transforming principle is DNA, but all biologists were not convinced। और उन्होंने जब इसको प्रूव किया कि एक्चुअल डीएनए कॉज करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूव भी किया, लेकिन ऑल बायोलॉजिस्ट इससे कन्विंस्ड नहीं थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए ट्रांसफॉर्म्स बैक्टीरिया। Now finally, Alfred Hershey and Martha Chase proved that the DNA is a genetic material and not protein by using bacteriophages। और इसके बाद फाइनली 1952 में, यानी उन्होंने 1944 में किया था, 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट ऑल साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट उससे कन्विंस्ड नहीं थे। उसके बाद अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस, इन्होंने 1952 में प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बाय यूजिंग बैक्टीरियोफेज, और उन्होंने इसके लिए क्या यूज़ किया, बैक्टीरियोफेज। क्या है बैक्टीरियोफेज? तो बहुत सिंपल है कि ऐसा बैक्टीरिया जो वायरस जिसको क्या करे, इन्फेक्ट करे, मीन्स वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। Got it, student? Now, or another topic is Hershey-Chase experiment. Hershey and Chase worked with the viruses that infect bacteria and which are the composed of DNA and protein. They use radioactive phosphorus P32 in the medium for some viruses and radioactive sulfur S35 for some others। Hershey Chase एक्चुअल उन वायरसेस पर इफ़ेक्ट कर रहे थे, वर्क कर रहे थे जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, और उन्होंने विच आर द कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और उन्होंने ये फाइंड किया कि वो एक्चुअल कैसे कंपोज्ड हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने हैं। दे यूज़ रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और इसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 और रेडियो एक्टिव सल्फर P35 को यूज़ किया एज ए मीडियम। They grieve some viruses on a medium that contain radioactive phosphorus and some others on the medium that contain radioactive sulfur। उन्होंने कुछ फास्फोरस को ग्रो किया 2 मीडियम लेकर डिफरेंट, एक जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस था और दूसरा मीडियम जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर था। वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, और वायरस ग्रो होते हैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस की प्रेजेंस में जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन्स फास्फोरस। और उन्होंने ये पता किया कि जो फास्फोरस जो वायरस है, वायरस ग्रो होते हैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस की प्रेजेंस में और उस मीडियम में जिसमें उन्होंने डीएनए रखा है, ना कि नॉट जिसके अंदर प्रोटीन उन्होंने रखा है उसके अंदर वो डेवलप नहीं होते हैं, बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन्स डू नॉट। और क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और प्रोटीन में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए बैक्टीरिया वायरसेस जो एक्चुअल ऐसे मीडियम में रखे गए जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हो और जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए हो, वो डेवलप होते हैं। एंड सिमिलरली वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर विच कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। और उन्होंने जब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ वायरसेस
ग्रो होते हैं रेडियो एक्टिव सल्फ़र में जिसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो, और नहीं होते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए में, क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फ़र नहीं होता है। ऊपर हमने देखा कि एक्चुअल डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, इट मीन्स डीएनए के अंदर फास्फोरस रहेगा। तो फास्फोरस कंटेनिंग मीडियम में अगर डीएनए रखकर डीएनए या रेडियो एक्टिव डीएनए को ऐड करके वायरसेस को ग्रो किया जाता है तो वो ग्रो होते हैं। और वैसे ही अगर सल्फ़र कंटेनिंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन मीडियम के अंदर अगेन वायरसेस को रखा जाता है तो एक्चुअल वो ग्रो करते हैं, क्योंकि एक्चुअल रेडियो एक्टिव डीएनए के अंदर सल्फ़र नहीं होता है। Now look at here, radioactive phages were allowed to infect E. coli bacteria grown on the medium containing normal P and normal S। और रेडियो एक्टिव जो फेजेस होते हैं बैक्टीरियोफेजेस, वो रेडियो एक्टिव फेजेस एक्चुअल इन्फेक्ट करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया को, ग्रो होते हैं ऑन द मीडियम, ऐसे मीडियम में जिसके अंदर नॉर्मल फास्फोरस और नॉर्मल सल्फर हो, नॉर्मल पी एंड नॉर्मल एस। देन एज द इन्फेक्शन proceeded and the viral coats were removed with the help of centrifuge। और उसके बाद उस इन्फेक्शन को प्रोसीड किया जाता है और उनकी वायरल कोट को, आउटर कोट को रिमूव की जाती है थ्रू और विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। बैक्टीरिया विच वेर इन्फेक्टेड बाय द वायरस विथ रेडियो एक्टिव डीएनए वेर रेडियो एक्टिव। और ऐसे बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्ट होते हैं जो रेडियो एक्टिव डीएनए के थ्रू, वो भी रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। एंड इंडिकेटिंग दैट द डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरसेस टू द बैक्टीरिया। और वो इंडिकेट करते हैं कि उनका जो डीएनए मटेरियल है वो पास्ड होता है वायरस से बैक्टीरिया को। एंड बैक्टीरिया विच वेर इन्फेक्टेड बाय द वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर वॉज नॉट रेडियो एक्टिव। ऐसे बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्ट होते हैं बट रेडियो एक्टिव सल्फ़र की प्रेजेंस में, तो वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। आपको अच्छे से समझना है, ऐसे बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्ट होंगे बट रेडियो एक्टिव डीएनए की प्रेजेंस में, तो वो एक्चुअल में इंडिकेट करेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया को पास हुआ है। बट लुक एट हियर, bacteria which were infected by the virus having radioactive sulfur were not radioactive। ऊपर वो रेडियोएक्टिव होते हैं और नीचे के सल्फ़र से इन्फेक्ट होने वाले बैक्टीरिया ये रेडियोएक्टिव नहीं होते हैं। वायरस से रेडियोएक्टिव सल्फ़र की प्रेजेंस में इन्फेक्ट होने वाले बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं होते हैं। दिस इंडिकेट दैट द प्रोटीन from the viruses did not enter the bacteria। और इससे ये इंडिकेट होता है कि प्रोटीन जो वायरस के अंदर प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया में एंटर नहीं होता है। एंड DNA is therefore the genetic material that is passed from the virus to bacteria। और DNA वो एंटर होता है, इसीलिए DNA जेनेटिक मटेरियल है, वो पास्ड होगा वायरस से बैक्टीरिया को। In other words, sometimes after infection, radioactivity for P and S was tested and only radioactive P was found inside the bacterial cell। और अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो कभी कभी जो अदर इन्फेक्शंस है रेडियो एक्टिव फॉर P और S के लिए, तो उनको जब टेस्ट किया गया तो ओनली P was found inside the bacterial cell। और उन्होंने देखा कि एक्चुअल में P जो है, फॉस्फोरस जो है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट रहा है, इंडिकेटिंग दैट द DNA इज़ जेनेटिक मटेरियल। और जो इंडिकेट करता है कि DNA जेनेटिक मटेरियल है। गॉट इट स्टूडेंट? यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट का।
फिगर 14.3। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज आपको दिख रहा है, लुक एट हियर, दिस इज बैक्टीरियोफेज, मीन्स बैक्टीरिया विच इज़ इन्फेक्टेड थ्रू वायरस। यहाँ पर ये सल्फ़र लेबल आपको दिख रहा है, यहाँ पर फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए, और यहाँ पर सल्फ़र लेबल्ड बट विथ प्रोटीन कोड। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन द सेल। यहाँ पर ये इन्फेक्ट कर रहा है, दिस इज़ अ वायरस, ये इन्फेक्ट कर रहा है इस बैक्टीरियल सेल को, और उसके साथ मिक्स होगा, मीन्स ब्लेंडिंग होगी, यानी ये अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है, नो डाउट डीएनए, ये क्या करेगा, इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। उसके बाद जब हम देखेंगे, अगर इसका सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमको इसके अंदर एक्चुअल फास्फोरस डिटेक्ट होगा, एंड नो फास्फोरस डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। और अगर हम देखेंगे तो सुपरनेटेंट में फास्फोरस डिटेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम, ये है वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकंड ब्लेंडिंग एंड थर्ड सेंट्रीफ्यूज, और आफ्टर दैट नो सल्फ़र डिटेक्टेड इन द सेल। और यहाँ पर सल्फ़र डिटेक्ट नहीं हो रहा है इस सेल के अंदर, यहाँ पर फास्फोरस डिटेक्ट हो रहा है। सल्फ़र डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, और सल्फ़र हमको कहाँ मिलेगा, सुपरनेटेंट के अंदर सल्फ़र प्रेजेंट मिलेगा, बट इस सेल के अंदर हमको सल्फ़र नहीं मिलेगा। बैक्टीरियल सेल में फास्फोरस मिलता है, इसीलिए डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? एंड फाइनली आपके लिए 2 स्मॉल क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डीएनए एंड देयर डिफरेंसेस। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। आपको डीएनए के मल्टीपल फॉर्म्स भी फाइंड करने हैं और आपको डीएनए के सिग्निफिकेंस भी लिखना है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क रहेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।